नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। आपका डॉक्टर में आज बात किडनी से जुड़ी समस्याओं की। किडनी हमारे शरीर का फिल्टर होता है। ये हमारे शरीर की क्लीनिंग का काम करती है। शरीर से गंदगी निकालने वाले अंगों में ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। किडनी की बीमारी अब वर्ल्ड वाइड समस्या बन चुकी है। पिछले कुछ सालों में इस समस्या के कारण जो मौतें हुई हैं उनमें तेजी से इजाफा देखा गया है। हाल ही में हुई एक स्टडी के मुताबिक देश भर में करीब 14% महिलाएं और 12% पुरुष किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। साथ ही हर साल लगभग 4 से 5 हजार लोगों की जान सिर्फ किडनी की खराबी की वजह से ही चली जाती है। किडनी की बीमारी आज पूरी दुनिया में इतना विकराल रूप ले चुकी है, बावजूद इसके लोग किडनी से जुड़ी समस्याओं के लक्षण समझ नहीं पाते और डॉक्टर्स के पास तब जाते हैं जब तक काफी ज्यादा समय निकल जाता है। तो आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जिन्हें पहचान कर हम समय रहते किडनी का इलाज करके किसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम में जुड़े हैं जिनसे आप भी कर सकते हैं सवाल और ले सकते हैं उचित समाधान। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले हरियाणा में मनोहर सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं वो आपको बता देते हैं। मरीजों को सुविधाएं मिल रही हैं, इलाज के साथ मुफ्त दवा, जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश में एक युद्ध स्तर पर अगर कहा जाए तो मनोहर सरकार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। सीएससी और पीएससी सेंटर्स में सरकार ने सुविधा बढ़ा दी है। ये तमाम सुविधाएं हैं जो मरीजों को, पेशेंट्स को प्रदेश में दी जा रही हैं। मुफ्त दवाएं, एक कल्याणकारी योजना भी कह सकते हैं आप सरकार की। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की जा रही है, सरकार की तरफ से की गई है। मरीजों को सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इसमें उनको बेड फैसिलिटीज से लेकर मेडिसिन फैसिलिटीज, मेडिसिन के साथ उनकी हाइजीन का पूरा ध्यान रखना, डॉक्टर्स के द्वारा प्रॉपर चेकअप, रूटीन चेकअप, साथ ही अस्पतालों में पूरी तरह से मेडिकल एड की व्यवस्था को सुनिश्चित करवाना। तो आपके डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं की। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और शामिल करेंगे उन्हें इस चर्चा में। डॉक्टर रिपुदमन गाबा किडनी रोग विशेषज्ञ हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। डॉक्टर आशीष मित्तल क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और खबर फास्ट पर समय देने के लिए। जी नमस्कार। जी सर। डॉक्टर आशीष, मेरा सवाल आपसे पहला यह है कि जिस तरीके से हम आज किडनी की समस्याओं से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही अमूमन लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनकी किडनी में किस तरीके से इन्फेक्शन हुआ है कि या प्रॉब्लम उनके बॉडी में है क्या। किडनी डिसऑर्डर हो रही है, उसको किस तरीके से समझा जाए? नमस्कार। जो ये चैनल जी, किडनी की समस्याएं अगर हम आम भाग में बात करें तो इसे दो प्रकार से ले सकते हैं। आम एक होते हैं किडनी जो एक्यूट किडनी डिजीज है वो लगभग 1 से 2 दिन या हफ्ते में डेवलप हो जाता है, सेकेंडरी डेवलप होता है। और क्रोनिक किडनी डिजीज जो है वो स्लोली प्रोग्रेसिव है और कुछ महीनों में, सालों में डेवलप होता है। आगे मैं इसके जो रिस्क है या इसके कारण है वो इससे बात करूंगा। जी, जो एक्यूट किडनी इंजरी है, जो एकदम एक्यूट डेवलप होता है, वो जो उसके मुख्य कारण है 3 भागों में इसे डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला कारण है, जो मुख्य कारण है, जिससे कॉमन है, किडनी में ब्लड सप्लाई का कम होना। इनके वजह है लो बीपी, सेप्सिस जैसे इन्फेक्शन, बहुत सीवियर इन्फेक्शन में, या कोई एकदम सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में, या कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर में कोई किसी को हर्टी है, कोई डिजीज है, लीवर फेल्यूर में, ये मुख्य कारण है जो सबसे कॉमन जो देखा गया है एक्यूट किडनी इंजरी। जो सेकंड जो मुख्य कारण है, जो डायरेक्ट किडनी इंजरी होते हैं, उसके इंट्रिंसिक रेनल के टॉक्सिन जैसे बोलते हैं मेडिकल। उसकी जो मुख्य कारण है नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं, जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन, जो सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो किडनी के लिए घातक हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है अल्कोहल है, या इन्फेक्शन है, या कुछ जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर नाम से एक बीमारी होती है, वो मुख्य कारण है।
तीसरा जी। जो मुख्य कारण है जो एक्यूट किडनी इंजरी का, वो है पथरी। हम्म। पथरी अगर बड़ी हो या उसे नेग्लेक्ट किया जाए, तो अगर दोनों पेशाब की जो थैली होती है जिसे सेंटर है, वो अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जी। तो वो बैक इफेक्ट होती है किडनी में इंजरी कर सकती हम्म। है। तो ये है मुख्य कारण किडनी इंजरी के। अब हम्म। इसके लक्षणों की अगर हम बात करें, जी। तो वो इसमें ये आता है कि अगर एक्यूट किडनी इंजरी में और क्रोनिक किडनी डिजीज में लगभग सेम होता है। हम्म। पेशाब का कम आना या कम आना, हम्म। या पैरों में स्वेलिंग, एंकल में स्वेलिंग, जी। टायर्डनेस, फिर हम्म। एनीमिया। और अगर सीवियर केसेस में अगर इसे नेग्लेक्ट कर दिया जाए, अगर नेग्लेक्ट अगर हो जाता है, जी। तो उसमें कंफ्यूजन होना, स्टूपर होना, या ड्राउजीनेस, या अल्टीमेटली कोमा देखा जाएगा। जी। अ, हमारे साथ डॉक्टर रिपुदमन गाबा भी हैं। डॉक्टर आशीष जिस तरीके से तमाम उन बातों को बता रहे थे जो कि किडनी में सीवियर पोजीशन को भी वो बता रहे थे, और बता रहे थे कि किस तरीके से जी, किडनी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। डॉक्टर रिपुदमन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इसी यही सवाल मेरा आपसे है कि अगर डिसऑर्डर किडनी हो रही है, डॉक्टर आशीष ने जो तमाम पॉइंट्स तमाम फैक्ट्स बताए, उसके उनके साथ अगर बात की जाए तो या इसके अलावा कुछ आप और दर्शकों को बता पाएँ कि किस तरीके से डिसऑर्डर को पहचाना जाए। अमूमन लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, और या यूँ कह लें यूज़ टू नहीं हो पाते कि समस्या है क्या बॉडी में। जिस तरीके से बताया कि बॉडी पेन हो जाता है, सूजन हो जाती है, तो डिसऑर्डर को प्रॉपर तरीके से कैसे पहचानें? ये देखिए, सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात ये है कि किडनी की बीमारी के लक्षण बहुत देर से आते हैं जी। और अधिकतर मामला बहुत बिगड़ने के बाद ही पहचान में आता है। जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे पास 20 से 30 साल के युवक, लगभग हर रोज एक युवक हमारी ओपीडी में आता है जिसकी किडनी पूरी तरह फेल हो चुकी होती है। जी। ये जो बीमारी है, ये बीपी के बढ़ने की वजह से, प्रोटीन लीक की वजह से होती है। जब तक ये मरीज हमारे पास पहुंचता है, पैर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, पैर में सोजिश, सांस का फूलना, भूख का न लगना, खून कम हो जाना, जब तक वो हमारे पास पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है अक्सर, और हमारे पास डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के अलावा कोई विकल्प ही नहीं रह जाता है। जी। इसके विपरीत आपको एक उदाहरण देते हैं। जापान एक देश है जहां पे स्कूल के बच्चों का एक पेशाब का टेस्ट अनिवार्य है। ये पेशाब का टेस्ट का खर्चा 2 रुपए से ऊपर नहीं आएगा हिंदुस्तान में, और वो 2 रुपए का टेस्ट करवाने से वो मरीजों को उस स्टेज पे पकड़ लेते हैं जब बीमारी की शुरुआत होती है। जी। अब आपको लगेगा करोड़ों बच्चों का टेस्ट करवा के उन्होंने टाइम खराब किया, पर पेशाब के टेस्ट में कोई नुकसान नहीं है। जी। अगर उन्होंने करोड़ों में से कुछ 100 बच्चे भी पकड़ लिए बीमारी वाले, तो वो आगे चल के एडवांस बीमारी से बचाए जा सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा सारी बात का मतलब ये है कि किडनी की बीमारी के लक्षण अक्सर लेट आते हैं। हम रूटीन टेस्टिंग, सिंपल एक पेशाब का टेस्ट, पेशाब में प्रोटीन चेक करना, अपना बीपी चेक करवाना, शुगर चेक करवाना, अगर हम 6 महीने 1 साल में भी कर लें तो काफी हद तक इस बीमारी को टाइम से पकड़ के इसका सही इलाज करवा के किडनी खराब होने से, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की नौबत आने से पहले ही रोक सकते हैं। जी। डॉक्टर रिपुदमन, मेरा यही सवाल, जिस तरीके से आपने बताया कि अगर इसके प्रॉपर क्योर एंड केयर हो जाती है तो समय से पहले इसकी रोकथाम की जा सकती है। सर, यूरिन टेस्ट के बारे में आपने एक बात की है, जो प्रॉपर रूटीन टेस्ट के साथ यूरिन टेस्ट होना चाहिए। इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या हमारे देश में वो सुविधाएं नहीं हैं, या फिर कमी कहाँ रह रही है? नहीं, देश में सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। जी। थोड़ी जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, शुगर के पेशेंट हैं, 5-10 साल से रेगुलर इलाज करवा रहे हैं, लेकिन 10 साल में एक भी बार गुर्दे का टेस्ट नहीं करवाएंगे। अब ये तो देखिए, जागरूकता की कमी है पेशेंट और डॉक्टर दोनों के संदर्भ में। क्योंकि अगर शुगर के पेशेंट का 1 से 3 महीने के अंदर एक बार टेस्ट ना करवाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। 3 महीने में एक बार शुगर का मरीज का किडनी का टेस्ट तो होना ही चाहिए, और इसकी तो कोई कॉस्ट ही नहीं है। सरकारी सेटअप में ये 10 रुपए का टेस्ट भी नहीं है। जी। तो ये तो कोई खर्चे, कोई ऐसा कोई पॉकेट कोई हैवी चीज भी नहीं है, और अफोर्डेबिलिटी का इशू भी नहीं है। ये तो अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाने वाली बात है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, इसमें अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो आपकी छोटी सी बीमारी भी गंभीर रूप धारण कर सकती है। डॉक्टर आशीष भी हमारे साथ हैं। मैं डॉक्टर रिपुदमन आपके पास और कुछ सवाल लेकर आऊँगा। अब मैं डॉक्टर आशीष के पास जाना चाहूँगा। डॉक्टर आशीष, अमूमन किडनी के
जो बीमारी होती है उसके बारे में अगर बात की जाए, उसका प्रॉपर निदान क्या हो सकता है? अगर इनिशियल स्टेज के बारे में कुछ बता पाएँ, और उसकी फाइनल स्टेज जैसे बताया डॉक्टर रिपुदमन ने भी कि काफ़ी हद तक, और आपने भी इस बात का जिक्र किया कि काफ़ी हद तक वो किडनी इशू बढ़ जाता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तब जाके पेशेंट को पता लगता है। इनिशियल स्टेज को किसी तरीके से हम रेक्टिफाई कर पाएँ, हम जान पाएँ कि आखिर हमारी बॉडी में किडनी रिलेटेड इशू हो रहा है, वो कैसे? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये इनिशियल स्टेज में जानना जो टेस्ट है, जो सिंपल का टेस्ट होता है, यूरिन का टेस्ट और ब्लड टेस्ट होता है क्रिएटिनिन, तो ये किन पेशेंट्स में हमें करना है, जो इनके रिस्क फैक्टर्स, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जिनको हाई ब्लड शुगर है और हाइपरटेंशन है, ये सबसे कॉमन मरीज हैं जो जिनमें किडनी की डिजीज देखी जाती है। तो इनमें अगर हम रेगुलरली या ब्लड शुगर की जांच करें और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे उनका, तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरा कि अगर हम इनमें रेगुलरली किडनी की जो सिंपल सा टेस्ट होता है, सेम क्रिएटिनिन जो होता है, वो रेगुलरली करते रहें, तो हमें पता चलेगा कि ये प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज किस तरफ जा रहा है, ये रोकथाम है। दूसरा ये है कि जो बीपी है, अगर जो बीपी के मरीज हैं वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, रेगुलरली मेडिकेशन लें, ये एक उपाय है जो जिससे हम इसको रोकथाम। जी, डॉक्टर आशीष और डॉक्टर रिपुदमन, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो लगातार हमसे दर्शक इस कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड इशू है। हम हर बार एक नया सेगमेंट लेकर आते हैं। आज हम किडनी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों हेल्थ स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी हैं, सुरेश हैं हिसार से, वो जुड़ चुके हैं। उनका सवाल ले लेते हैं। सुरेश जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार, मेरा सवाल डॉक्टर आशीष मित्तल से है जी। जी सर जी, मेरी वाइफ के ना जब वो खड़ी होती है तो उसके पैर सूज जाते हैं जी। हमने यहाँ पे 1-2 डॉक्टर्स को दिखाया है, तो सब ये कहते हैं कि आपके बीपी में दिक्कत है, कोई कहता है कि किडनी में दिक्कत है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करवाऊँ, आप मुझे बता सकते हैं? उनके जब खड़े से पैर सूजते हैं, वैसे ही वो सब ठीक रहते हैं। अच्छा, ये सुरेश जी, मैं आपको ये सलाह दूंगा तो पहले तो उनका जो आपकी वाइफ की एज क्या है ये पूछना चाहूंगा। एज 32 है सर। उनका एक सिंपल सा टेस्ट, बीपी और शुगर, बीपी मैंने यहाँ पे ना टेस्ट कराया 1-2 बार, तो नॉर्मल आ रहे थे वो? हाँ जी सर, तो अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल आया। अच्छा, एक पेशाब का एक सिंपल सा जांच होता है जो यूरिन आयरन बोलते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन। अगर उसमें अगर एल्बुमिन की मात्रा अगर ज्यादा है, एल्बुमिन कम हो रहा है, तो वो एक कारण हो सकता है। दूसरा, अगर सूजन लंबे समय तक अगर खड़े रहने से अगर उनका ये अगर हो रहा है, तो वो वेरिकोज वेन की वजह से भी हो सकता है। तो आप उसकी जांच करवाइए, ये हमारे हॉस्पिटल में भी वो आप आ सकते हैं, जो अन्य डॉक्टर जो हैं वो उनको भी दिखा सकते हैं हम। तो ये कारण ये हो सकता है। पेशाब का जो यूरिन जांच होता है, यूरिन आ रहा है, वो करवाइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं सुरेश आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा जिस तरीके से डॉक्टर आशीष ने बताया। एक अहम सवाल है डॉक्टर रिपुदमन, ये बात हम जैसे कि आज किडनी के इश्यूज़ को लेकर हम बीच में हैं दर्शकों के, लगातार हम इस बात पर मंथन भी कर रहे हैं कि किस तरीके से रोकथाम हो सके, एक हेल्थी लाइफ मिल सके लोगों को। एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि लगातार लोग चलते हैं, कई बार हमने ये भी देखा है कि लोगों के सामने ये खुद एक समस्या आती है कि चलते हैं तो उनके शरीर में कभी कभी झंझनाहट सी शुरू हो जाती है। तो क्या वो झंझनाहट बॉडी में होना किडनी से रिलेटेड हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा है। देखिए, झंझनाहट जो है ये वेग सिम्टम, ये किडनी से लिंक डेफिनेटली हो सकता है। किडनी के साथ साथ ये शुगर से लिंक इसका ज्यादा है। तो और ये कई बार जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनमें झुंझुनाहट अक्सर हो जाती है। तो अगर झुंझुनाहट की समस्या हो, सबसे पहले शुगर चेक होना चाहिए। उसके बाद हमें एक बार डाइटरी रिव्यू लेना चाहिए कि हम विटामिन और प्रोटीन का इंटेक सही ले रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, एज को देखते हुए और बाकी बीमारियों की मौजूदगी को देखते हुए हमें अपने शरीर के रूटीन टेस्ट करवा लेने चाहिए। जैसे कि शुगर के एक मरीज में अगर झुंझुनाहट हो रही है तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी का लक्षण है। अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी किसी को हो रही है, यानी कि शुगर की वजह से नसों पे असर आ रहा है, तो आप मान के चलें कि गुर्दे पे भी असर किसी समय भी या तो आ चुका है या आने वाला है। अच्छा, तो हमें शुगर का कंट्रोल और साथ साथ गुर्दे की टेस्ट टाइमली करवा लेना चाहिए ताकि हम उसका सही इलाज टाइम से करवाएं। जी
जी डॉक्टर रिपुदमन, आपसे इसमें मैं एक सवाल और ऐड ऑन करना चाहूँगा। बॉडी में जिस तरीके से इचिंग हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम अगर कहें तो स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती जी है, जी इचिंग की खासकर प्रॉब्लम लोगों में एक आम तौर पर देखी जाती है। क्या इचिंग की प्रॉब्लम किडनी से हम रिलेट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। जब किडनी फेल होने लगती है, किडनी के अंदर क्या कहते हैं खराबी आनी शुरू होती है, तो कैसा आपने शुरू में कहा था किडनी फिल्टर है हमारे शरीर का, एग्जैक्टली तो गंदगी जो है हमारे शरीर में रुकनी शुरू हो जाती है। जी। और इसका एक बहुत मेजर लक्षण है वो खारिश। हम्म तो अगर किसी की खारिश सिंपल एलर्जी की दवाई से ठीक ना हो, हम्म तो मेरी तो राय रहेगी कि किडनी का सिंपल टेस्ट जो कि 10 रुपए का टेस्ट है वो अवश्य करा लें। हम्म हो सकता है कि 1000 लोग कराएं तो 5 लोगों में किडनी की समस्या आए, लेकिन वो 5 भी अगर हम पकड़ लेते हैं हम्म तो हम उनको बचाया जा सकता है। खारिश किडनी की खराबी में अक्सर देखने को मिलती है। बिल्कुल। और डॉक्टर आशीष भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर आशीष, मेरा आपसे सवाल यही है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, अमूमन डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं हेल्दी रूटीन लाइफ को जीने के लिए। किडनी के लिए पानी की इंपॉर्टेंस को आपसे समझना चाहेंगे कि पूरी बॉडी के लिए वैसे तो पानी एक फ़िल्टर का काम करता है और किडनी भी एज अ फ़िल्टर का काम करती है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंस को आप समझा पाएँ कि क्या किडनी के पेशेंट्स को पानी ज़्यादा पीना चाहिए या फिर अमूमन एक रूटीन लाइफ में इसको ऐड ऑन करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीने की जो सलाह दी जाती है? जी हाँ, वैसे तो जो जिनको किडनी डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो पानी तो नॉर्मल जो हेल्दी लाइफ जीने के लिए पानी नियमित मात्रा में पीना चाहिए। पर जिनको किडनी की डिजीज है, खासकर जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज जी। है, उन्हें हम सलाह देते हैं कि एक कैलकुलेटेड मात्रा में पानी पीना है, क्योंकि उनमें रेगुलर अगर वो स्टेज के ऊपर डिपेंड होता है, किडनी का किडनी का स्टेज जो होता है 1 से लेके 5 तक होता है, तो वो उस स्टेज पे डिपेंड होता है कि उनका जो यूरिन आउटपुट है वो डेली का वो कितना आता है। उसी के बेसिस पे हम उन्हें सलाह देते हैं कि कितने मात्रा में पानी पीना है, कैलकुलेटेड पानी, तो ज्यादा नहीं पीना चाहिए। अमूमन डॉक्टर आशीष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कितना पानी इनटेक करना चाहिए डेली में एक नॉर्मल व्यक्ति को, और अगर किसी को किडनी से रिलेटेड कुछ इशू है और उसको? जैसे मैंने आपको बताया, तो ये स्टेज पे डिपेंड करता है, पर जनरली हम लोग सलाह जो देते हैं किडनी जो सीकेडी जिनको है और जिनको रेगुलर डायलिसिस पे जो हैं, वो उनको हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं 500 से 1 लीटर पर डे पे पानी के लिए, 500 ml से 1 लीटर। जी। और बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हैं। हमने लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया है, किडनी रिलेटेड इश्यूज़ को। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार मौजूद हैं। आप कॉल करके सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, और अगर आपको भी किडनी से जुड़ी हुई कोई समस्या है या बॉडी में कुछ और इशू है और वो किडनी से ही रिलेट करता है, तो आप हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से सीधे सवाल करके उनका समाधान पा सकते हैं। हमारे साथ दिल्ली से पिंकी शर्मा भी हैं। पिंकी जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। हेलो सर, मैं पिंकी शर्मा बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी, आवाज़ आ रही है आपकी पिंकी जी, बोलिए। हाँ सर, मेरी मदर इन लॉ है, तो उनकी डॉक्टर साहब ने किडनी फेलियर बताई है सर। उन्होंने बोला है कि इसमें उनकी जान भी जा सकती है। क्या सर ये इतनी घातक बीमारी है? डॉक्टर आशीष, सवाल तो दोहराइए। एक्चुअली किडनी फेलियर डॉक्टर ने बताया है। डॉक्टर आशीष, उनका सवाल यह था कि डॉक्टर ने यह भी कहा है कि उनकी जान भी जा सकती है, किडनी फेलियर बताया है, क्या ट्रांसप्लांटेशन एक ऑप्शन है? ये उनका सवाल है। उनका सवाल ये है कि किडनी फेलियर बताया है, क्या उनकी जान जा सकती है, क्या उपचार करे जाएं, क्या उपाय हों? बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे मैंने पहले भी बताया, किडनी अगर आप हाथों में बोले तो एक्यूट और क्रॉनिक होता है जी। अब ये उन्होंने जैसे पिंकी ने बताया है मुझे कि ये कितने दिन में डेवलप हुआ है। अगर एक्यूट स्टेज में है तो वो उसके कारण हमें, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो मुख्य कारण है वो उस पर डिपेंड होता है कि उन्हें ट्रांसप्लांट की जरूरत होगी कि नहीं, कितना डैमेज हुआ है। अगर क्रोनिक किडनी डिजीज है तो वो कितने दिन से डायलिसिस पे है, वीकली है, बाई वीकली है या हफ्ते में 3 बार, अगर वो डायलिसिस के बाद भी अगर उनका वो रेगुलरली अगर वो नहीं हो रहा है, उनका टॉक्सिन बन रहा है उनकी बॉडी में, तो एक लास्ट ऑप्शन जो होता है जिसे एंड स्टेज डिजीज बोलते हैं, तो उस लेवल में अगर वो आगे नहीं निकलती तो फिर अल्टीमेट ऑप्शन के लिए ट्रांसप्लांट कर लो। जी। और डॉक्टर रिपुदमन, एक अहम सवाल ये भी है यहाँ पर कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में हमने अक्सर सुना है, और जिस तरीके से डॉक्टर आशीष ने भी इस बात की जिक्र किया, इस बात को बताया कि अगर क्रिटिकल स्टेज होती है और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, किडनी फेलियर हो जाता है, तो फिर उसका ट्रांसप्लांटेशन कराया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में अमूमन कितना खर्च आ जाता है, और उसमें जो एक प्रोसेस है उसके बारे में कुछ आप बता पाएँ?
हो चुकी है, जी तो उस व्यक्ति के जीवन को प्रोलॉन्ग करने के लिए उसको बचाने का विकल्प केवल ट्रांसप्लांटेशन ही बच जाता है। जी डायलिसिस लगातार करने से उम्र को एक हद तक ही बढ़ाया जा सकता है। जी अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो डायलिसिस एक पुल है और दूसरा किनारा ट्रांसप्लांट। तो एक पुल पे तो हम लगातार देखते हैं, हमें कभी ना कभी तो पुल से आगे उतरना पड़ेगा। जी जहां तक ट्रांसप्लांट की बात है, ट्रांसप्लांट के लिए सबसे जरूरी है एक डोनर, या तो लाइव डोनर, कोई घर का रिश्तेदार, कोई व्यक्ति अपने हम घर वाले को बचाने के लिए अपनी किडनी का दान दे, या फिर कैडेवर यानी कि कोई मृत शरीर जिसकी किडनी और वाइटल ऑर्गन सही है, प्रिजर्व्ड है, वो अपने ऑर्गन आफ्टर डेथ डोनेट कर सकता है। ये आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, इसके अंदर सक्सेस रेट 95% से ऊपर जा चुका है। डेड बॉडी से किडनी लेने से, डिफरेंट ब्लड ग्रुप से किडनी लेने से, डायबिटीज के पेशेंट का ट्रांसप्लांट, आजकल सब कुछ संभव है। जी बिल्कुल। जहां तक खर्चे की बात है, देखिए गवर्नमेंट सेटअप में 1 से 3 लाख, प्राइवेट सेटअप में 5 से 6 लाख अमूमन इसका खर्चा आता है। बाकी जितनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, जैसे कि अलग ब्लड ग्रुप का होना, पेशेंट के दूसरा ट्रांसप्लांट होना और किडनी का मैच ना करना, उस केस में हमें महंगे इंजेक्शन देने पड़ते हैं, जिससे खर्चा इसका और बढ़ सकता है। पर सरकारी सेटअप में 1 से 3 लाख में सिंपल ट्रांसप्लांट संभव। बिल्कुल। और ये ट्रांसप्लांट होने के बाद ये गुर्दा 10 से 20 साल कहीं नहीं जाता, अगर अच्छे से केयर की जाए। बिल्कुल। एक और दर्शक इस बीच डॉक्टर सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र हैं हिसार से, और इनका सवाल लेकर डॉक्टर रिपुदमन मैं आपके पास आ रहा हूँ। धर्मेंद्र स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी सर। जी आपकी आवाज़ आ रही है धर्मेंद्र, अपना सवाल करिए। जी सर मेरे जैसे किडनी में पथरी है सर 7 mm की, तो हर महीने में मतलब सर मेरे अंदर पेन रहता है किडनी में। एक बार अपना सवाल रिपीट करेंगे, आपकी आवाज़ कुछ क्लियर नहीं है धर्मेंद्र। सर जैसे मेरी किडनी के अंदर 7 mm की पथरी है। अच्छा, 7 mm की आपकी किडनी के अंदर पथरी है? हाँ जी सर। अच्छा, तो उसमें सर बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। पेन होता है, ठीक है। डॉक्टर रिपुदमन जी देखिए, किडनी की पथरी का इलाज बताने से पहले उस पथरी की एग्जैक्ट पोजीशन का जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर तो गुर्दे के अंदर पथरी है तो उसके अंदर उसको अभी वेट किया जा सकता है, 7 पथरी में परहेज करके दवाइयों के साथ इंतजार किया जा सकता है। लेकिन अगर वही पथरी गुर्दे से खिसक के पाइप जहाँ पेशाब की नली होती है उसके मुंह पे आ गई है, तो इसका तुरंत दूरबीन से इसको निकालना जरूरी है। तो ये जो पथरी का ऑपरेशन करना है या दवाइयों से संभालना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर 1 पथरी कहाँ पर है, नंबर 2 पथरी का साइज क्या है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, तभी मैं इसका सही जवाब दे सकता हूँ। 7 mm की पथरी के लिए मैं इनको राय दूंगा किसी यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट से मिले और अपना रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की दिखा के उसके उचित परामर्श। उम्मीद करते हैं धर्मेंद्र आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक बार आप कंसल्ट कर लें डॉक्टर से, जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर बताते हैं प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करें और जो टेस्ट हैं उनको भी कराएं, जिससे कि प्रॉपर चीज़ें डायग्नोज हो जाएं जो इशू है किडनी से रिलेटेड, और आपको बेहतर उपचार मिल सके। और डॉक्टर आशीष, किडनी रिलेटेड इशू है तो यूरिन फंक्शन में भी बदलाव देखा जा सकता है। अमूमन ये बातें आपने भी जिस तरीके से जिक्र किया, बदलाव किस तरीके के होते हैं और वो आपसे कुछ जानना चाहेंगे। साथ ही यूरिन फंक्शन में बदलाव को अगर हो जाते हैं तो इनिशियल स्टेज में इसको ठीक किस तरीके से किया जा सकता है, वो क्या चीज़ हम इनटेक करें। फ्रूट्स की अगर बात की जाए तो कुछ थोड़ा आप बता पाएँ हमारे दर्शकों को। यूरिन में जैसे जो बदलाव देखे जाते हैं किडनी डिजीज में, खासकर क्रोनिक किडनी डिजीज में जो बदलाव देखे जाते हैं, जो डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, उनमें सबसे पहला जो होता है माइक्रो एल्बुमिन यूरिया बोलते हैं, जिनमें जो एल्बुमिन जो एक टाइप का प्रोटीन होता है वो पेशाब में देखने को मिल जाता है। नॉर्मल पर्सन में वो यूरिन में डिटेक्ट नहीं होता या लेस देन 30 माइक्रोग्राम होता है। पर जो किडनी डिजीज है उनमें वो माइक्रो एल्बुमिन यूरिया या माइक्रो आ जाता है, पहला ये हो। फिर दूसरा किडनी अगर इंटरस्टिशियल डिजीज है, किडनी में डायरेक्ट इंजरी हुई है तो रेड सेल्स या ब्लड भी देखने को मिलता है। ये सबसे पहला लक्षण होता है जो हम क्रोनिक डिजीज में देखने को मिलता है जी। और अगर हम आपका दूसरा सवाल क्या था, थोड़ी दवाई। और मेरा सवाल ये था कि हम इनटेक क्या करें फ्रूट्स में अगर लें, अगर किसी को किडनी से रिलेटेड इशू है, कुछ किडनी की समस्या है, अगर वो जूझ रहा है कोई पेशेंट, तो क्या इनटेक करे, क्या खाए क्या ना खाए, उसके बारे में कुछ आप थोड़ा बता पाएँ। किडनी डिजीज के लिए खाने
जो डाइट कंट्रोल होता है, अगर क्रोनिक किडनी डिजीज की बात करें तो हमें लो प्रोटीन डाइट हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। जनरली जो हम किडनी डिजीज के पेशेंट को करते हैं, प्रोटीन की मात्रा नियमित रूप से या लिमिटेड बैलेंस प्रोटीन डाइट लेना होता है। दूसरा लो सोल्ट डाइट, लो पोटेशियम फॉस्फोरस की मात्रा ये हमें कम रखना होता है, इनमें जो फ्रूट्स वगैरह जिनमें पोटेशियम या फॉस्फोरस ज्यादा, जैसे केले, बनाना, कोकोनट वाटर, इनमें प्रोटीन फॉस्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये हमें कंट्रोल में रखना। मतलब कुल मिलाकर प्रोटीन की मात्रा एक्सेस नहीं होनी चाहिए बॉडी के अंदर अगर किडनी से रिलेटेड कुछ इशू है तो। ठीक है डॉक्टर रिपुदमन, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि किडनी के आपने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स को हैंडल किया होगा, टैकल किया होगा, डॉक्टर आशीष आपने भी किया होगा। अगर एज फैक्टर की बात की जाए तो क्या एज फैक्टर किडनी से रिलेटेड इशू में कुछ रोल अदा करता है? क्या बच्चों में भी किडनी से रिलेटेड इश्यूज देखे जा सकते हैं इनिशियल स्टेज में, कम उम्र के बच्चों में? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे सेनेसेंस आती है, यानी कि एजिंग प्रोसेस की वजह से सेल डैमेज होने लग जाता है। किडनी की एक विशेषता ये है कि लिवर के विपरीत किडनी के सेल जितने भी बनते हैं माँ के गर्भ में बनते हैं, पैदा होने के बाद ये सेल डैमेज ही होते हैं। हालांकि भगवान ने हमें बहुत रिजर्व सेल दिए हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे सेल्स की नंबर घटता जाता है और हमारा शरीर किडनी की बीमारियों के लिए ना सिर्फ ज्यादा प्रोन हो जाता है, किडनी की बीमारियों से जूझने की क्षमता उसमें घटती जाती है। तो ये डायबिटिक किडनी डिजीज, ब्लड प्रेशर वाली किडनी बीमारी, इवन पेन किलर्स वाली किडनी बीमारी, ये जो है अधिक उम्र में एल्डरलीज में ज्यादा देखने को मिलती है। बिल्कुल डॉक्टर रिपुदमन, जिस तरीके से आपने बताया कि ये एल्डरली एज में ज़्यादा देखने को मिलती है और छोटे बच्चों में अगर बात की जाए तो क्या छोटे बच्चों में भी किडनी रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं? उनमें माता पिता कैसे पहचाने, क्योंकि कई बार बच्चे बता नहीं पाते हैं और तकलीफ को बयां नहीं कर पाते, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं अमूमन, हम लोग भी अमूमन अपने भी घर में देखा होगा कि उस बात को इग्नोर कर जाते हैं। तो छोटे बच्चों में कैसे डायग्नोज किया जाए कि ये इशू है? छोटे बच्चों की जो किडनी की बीमारी है वो अलग रूप लेती है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं जी। उसके अंदर प्रोटीन आपने किडनी के फिल्टर में छन्नी का छेद बड़ा होने की वजह से प्रोटीन लीक करते हैं। तो ऐसे मरीजों में, ऐसे बच्चों में स्वेलिंग आ जाती है जी। इसमें आंखों के चारों तरफ सबसे पहले स्वेलिंग आती है, उसके बाद पेट के ऊपर और चीक्स के ऊपर, फिर पैरों के ऊपर जी। तो ऐसे बच्चों में स्वेलिंग और अगर बच्चा तेज हो तो पेशाब में झाग, तो ये दो चीजें अर्ली लक्षण है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम का भी बहुत ही अच्छा इलाज उपलब्ध है। अगर किसी माँ बाप को लगे उनके बच्चे के चेहरे पे या पैरों पे सोजिश आ रही है तो एक पेशाब का सिंपल टेस्ट करा ले और ये बीमारी को पकड़ते ही इसका इलाज शुरू कराएं किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा के, और ये बीमारी को बहुत अच्छे से रोका जा सकता है जी। डॉक्टर आशीष, मेरा एक सवाल आपसे है और बात ये है कि वो जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो सांस से रिलेटेड है। कई बार हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो सांस फूल जाती है, क्या वो कार्डियो से रिलेटेड होता है या फिर बॉडी में कुछ और डिसऑर्डर होता है या फिर वो इशू किडनी से रिलेटेड हो सकता है, सांस का फूलना? जी, सांस का फूलना किडनी से रिलेटेड डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि किडनी से जब हम, जैसे आपने शुरुआत में भी बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर जो टॉक्सिन है बॉडी से निकलेगा नहीं और पानी नहीं निकल पाएगा तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है जी। जो ये फ्लूइड ओवरलोड होता है तो हार्ट से हमें ज्यादा काम करना पड़ता है, अल्टीमेटली फिर वो लंग्स से उसका बैक इफेक्ट आता है और उसकी वजह से सांस में दिक्कत होती है। तो ये कारण, मुख्य कारण है कि अगर फ्लूइड ओवरलोड है, जैसे अगर पैर जैसे फूल जाते हैं पेशेंट के और हार्ट में ज्यादा इफेक्ट होता है उसमें फ्लूइड ओवरलोड है, तो उसमें सांस की दिक्कत डेफिनेटली हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर रिपुदमन गबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए, खबर फास्ट पर आने के लिए और महत्वपूर्ण उपाय बताने के लिए। आपका डॉक्टर में आज अब किडनी से संबंधित समस्याओं पर कर रहे थे चर्चा। हेल्थ एक्सपर्ट तमाम तौर पर जवाब दे रहे थे कि किस तरीके से आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखते हुए अपनी पूरी बॉडी को फिट रख सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ आपका डॉक्टर के इस खास कार्यक्रम में इतना ही।